गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेव तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज जनसंख्या के सिद्धांत की। जनसंख्या के सिद्धांत की बात करी जाए तो सबसे पहले नाम आता है थॉमस रॉबर्ट माल्थस का, जिन्होंने सबसे पहले जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में एक अपने शानदार विचार प्रस्तुत किए और एक सुव्यवस्थित व्याख्या की थी। उसके बाद से ही कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कुछ नई रूपरेखा में उस सिद्धांत की और नई व्याख्या दी है। बट जो सिद्धांत माल्थस द्वारा बताया गया था उसका भी बहुत यदि देखा जाए समाज में तो इम्पोर्टेंट एक रोल था। कहीं न कहीं उसका जो सिद्धांत है लागू होता है और इसीलिए आज तक हम लोग अपनी पुस्तकों में उसके सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। तो प्रोफेसर माल्थस है जो सिद्धांत किस रूप में प्रस्तुत करते थे। माल्थस के सिद्धांत से संबंधित हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो हम आज बात करेंगे अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में। लेकिन स्टार्टिंग हम माल्थस से ही कर रहे हैं क्योंकि इसका बेसिक जो सिद्धांत है वो माल्थस से ही आया हुआ है। तो प्रोफेसर माल्थस ने अपनी पुस्तक जो 1798 में लिखी थी, जिसमें लिखा था, इसका बुक का नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1798 में और इस पुस्तक में ही उन्होंने अपने सिद्धांत की कुछ व्याख्या दी थी। उनके सिद्धांत के कुछ व्याख्या के कुछ पॉइंट्स थे, उनकी सिद्धांत की कुछ जो विशेषताएं दी थी, उन विशेषताओं के आधार पर ही उन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। तो इस तरीके से सिद्धांत के बारे में मोटा मोटे रूप में आप बता दूं कि प्रोफेसर जो माल्थस थे वो एक धार्मिक पादरी थे और प्रत्येक जनसंख्या वृद्धि के साथ वो ये सोचते थे कि दुनिया में जो भी आ रहा है वो एक मुंह और एक पेट लेके आ रहा है और दुनिया में जो भी उत्पादन होता है उसको खाता जाएगा और समाप्त करता जाएगा। इसी थोड़ी से उसकी जो सिद्धांत की थोड़ी कुछ आलोचना भी हुई और वो सिद्धांत है कहीं ना कहीं नकारात्मक दृष्टिकोण लेने लग गया और धीरे धीरे कुछ नए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने फिर अपने नए रूप में उस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो फिर भी उस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं थी कि जनसंख्या है बहुत तेजी से बढ़ेगी और खाद्यान्न बहुत धीरे धीरे घटते जाए, खाद्यान्न उस स्थिति से नहीं बढ़ता है तो ये आने वाले टाइम में भयावह स्थिति आ जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जिन देशों में लगातार जनसंख्या बढ़ेगी वो देश अकाल, बाढ़, महामारी, भूकंप, युद्ध आदि से ग्रसित रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम वर्तमान में देख भी रहे हैं। तो जहाँ जन घनत्व अधिक है जिन देशों में, तो उन देशों में ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं क्या है आती रहती है। तो ओलोर उन्होंने अपने सिद्धांत को थोड़ा इस तरीके से बताया था, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि जो भी दुनिया में आता है वो केवल एक मुंह और एक पेट लेकर नहीं आता है, वो एक स्वस्थ मस्तिष्क और हाथ पैर भी लेके आता है, जिससे कि वो नया प्रोडक्शन करता है और नए प्रोडक्शन से नया प्रोडक्शन करता जाता है और अपने लिए भी करता है और औरों के लिए भी करता है। तो प्रोडक्शन में कहीं कमी नहीं आएगी। तो इस तरीके से कुछ उन्होंने अपने सिद्धांत की नई व्याख्या दे दी। तो जो आधुनिक अर्थशास्त्रियों की बात करें तो उनमें सबसे पहले नाम आता है प्रोफेसर कैनन, प्रोफेसर डाल्टन, रॉबिन्स और कार्ल साउंडर्स। तो इस तरीके से ये मुख्य ये चार अर्थशास्त्री है जिन्होंने आधुनिक सिद्धांत है जो उसके बारे में एक सुव्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत की। इनके अनुसार जहां प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है वही है जो अनुकूलतम जनसंख्या होती है। तो इन अर्थशास्त्रियों ने जनसंख्या के सिद्धांत को अनुकूलतम जनसंख्या से जोड़ा है। अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है उसके बारे में एक तालिका बनाएंगे, उसके बाद में डायग्राम के द्वारा इसको प्रस्तुत करेंगे। तो हमारा जो मुख्य सिद्धांत आज यही है, जनसंख्या का आधुनिक सिद्धांत। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बेसिक स्टडी माल्थस से थी, इसलिए हमने उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया। लेकिन ऑल ओवर हम इसी पे ही डिस्कस करेंगे। तो प्रोफेसर कैनन, डाल्टन, रॉबिन्स, कार्ल साउंडर्स आदि ने
इस सिद्धांत के बारे में एक सुव्यवस्थित नई व्याख्या दी। उन्होंने कहा कि जिस देश में बड़ी मात्रा में इनकम हो रही हो और प्राकृतिक संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में हो तो वहाँ जनसंख्या यदि ज़्यादा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जिन छोटे देशों में, ठीक है, जिन छोटे देशों में जनसंख्या अधिक है लेकिन प्राकृतिक संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में है तो भी उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खाने की दिक्कत नहीं उनके, खाने पीने की, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वो बड़ी मात्रा में अपने लिए और अपने अन्य लोगों के लिए वो उत्पादन कर सकते हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली थी। तो इस तरीके से कुछ और बातें भी उन्होंने कही कि ये जो जनसंख्या है फिर वो आदर्श जनसंख्या कौन सी होगी या अनुकूलतम जनसंख्या कौन सी होगी, तो ये जो सिद्धांत है घूम फिर करके अनुकूलतम जनसंख्या पे आ जाता है। तो अनुकूलतम जनसंख्या कौन सी है, ठीक है, तो इस बारे में जो आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जहां प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक हो, यानी लोगों की इनकम, ऐसी जनसंख्या जहां लोगों की इनकम जो है इसको अत्यधिक नहीं करके इसको कहेंगे स्टैंडर्ड हो, ठीक है, एक मानक आय होनी चाहिए, या इसको कह सकते हैं सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि उस सफिशिएंट इनकम से यदि कम है तो अलग कंडीशन आएगी, और यदि अधिक है तो भी अलग कंडीशन आएगी। तो ये किस तरीके से बताया गया है, तो एक तालिका बनाते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अनुकूलतम जनसंख्या होती है, कहाँ जनाभाव यानी जनसंख्या की कमी देखने को मिलती है, और कहाँ जनाधिक है यानी जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। तो तालिका की बात करते हैं, तालिका में हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से अनुकूलतम जनसंख्या आएगी और कैसे जनसंख्या अधिक बताई जाएगी। तो तालिका में सबसे पहले हम लेते हैं वो है जनसंख्या, जो कि करोड़ों में है, फिर है आय, फिर है स्थिति विवरण भी लिख सकते हैं, स्थिति भी लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें तालिका बनानी है। इसमें हम दिखाएंगे कि कहाँ आदर्श जनसंख्या है और कहाँ जनाधिक्य है और कहाँ जनाभाव है। तो सबसे पहले हम जनसंख्या लिखते हैं, यहाँ करोड़ों में 10 करोड़, 20 करोड़, 30, 40 और 50 जनसंख्या ली हमने करोड़ों में, और प्रति व्यक्ति आय ले लेते हैं यहाँ 10,000, 12,000, 15,000, 12,000 और 10,000। तो हमने कुछ आंकड़े इस तरीके से लिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि जहाँ जनसंख्या कम है और प्रति व्यक्ति आय भी कम है, और जनसंख्या थोड़ी बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय भी थोड़ी बढ़ जाती है, फिर जनसंख्या बढ़ती है प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है, लेकिन जनसंख्या और आगे बढ़ती है। चौथी स्थिति में देखते हैं कि जनसंख्या जैसे बढ़ती है तो यहाँ आय है लोगों की वो कम दिखाई जा रही है। तो 40 करोड़ की जनसंख्या पे 12,000 प्रति व्यक्ति आय, 50 करोड़ की जनसंख्या पे 10,000 प्रति व्यक्ति आय है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहाँ प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक हो उसको हम अनुकूलतम जनसंख्या कहेंगे। तो ये है जो पॉइंट है हमारा, इसको हम कहेंगे अनुकूलतम जनसंख्या। और यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर की दो कंडीशन में, यहाँ है जनाभाव और यहाँ लास्ट वाली कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ है जनाधिक्य।
अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि जनाभाव, जनाधिक्य और कैसे कैसे क्या कंडीशन है। यहाँ देख रहे हैं कि जनसंख्या 10 करोड़ है, प्रति व्यक्ति आय 10,000 है, 20 करोड़ पे 12,000 है। इसका मतलब जनसंख्या जैसे बढ़ती है तो आय भी कम कहीं न कहीं होती है। और 30 करोड़ जनसंख्या पे 15,000 इनकम है, तो सर्वाधिक यही है इसमें। इसके अलावा 40 करोड़ हो रही है तो 12,000 है, 50 करोड़ हो रही है तो और कम है। इसका मतलब ये है कि जहाँ सर्वाधिक जो आय दिखाई जा रही है वो जनसंख्या क्या होगी, अनुकूलतम जनसंख्या होगी, उससे पीछे जनाभाव यानी जनसंख्या की कमी है। इन देशों में जहाँ जनसंख्या कम है, यदि प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में है, अच्छी मात्रा में, तो यहाँ प्राकृतिक संसाधनों के अच्छे से सदुपयोग करने की ज़रूरत है, जिससे कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके। जहाँ जनाधिक्य आप देख रहे हैं, जनाधिक्य जहाँ होगा तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय भी कम ही होगी, क्योंकि जो प्रति व्यक्ति आय निकालने का जो फॉर्मूला वो कहीं ना कहीं जनसंख्या से सीधा ही जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ जो आय है वो कम होगी। तो इन देशों में कुछ मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है, ऐसा प्रबंध करने की आवश्यकता है कि जिससे कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके और जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। तो कुछ ये सिद्धांत इस तरीके से बात करता है। तो इस सिद्धांत में यहाँ जनाभाव की स्थिति यानी जनसंख्या कम है, यहाँ बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इन देशों में जहाँ जनसंख्या कम है यहाँ प्राकृतिक संसाधन अच्छे होने जरूरी है। अच्छी संख्या में प्राकृतिक संसाधन होंगे तो ही यहाँ जनसंख्या बढ़ाने के बारे में सोच विचार किया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ स्थिर रखने की आवश्यकता होगी। यहाँ जनसंख्या को स्थिर किया जाना चाहिए और कुछ नए प्रयोग किए जाने चाहिए, जिससे कि लोगों की आय बढ़ सके और नए जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी खोज की जा सके, जिससे कि ये जो प्रति व्यक्ति है बढ़ सके। ये है आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या। तो इस तरीके से इस सिद्धांत में अनुकूलतम जनसंख्या को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यदि इसको एक डायग्राम में प्रस्तुत किया जाए तो देखते हैं किस तरीके से। तो डायग्राम में हम सबसे पहले OX OY खींचेंगे। OX OY पे एक साइड में दिखाएंगे हम जनसंख्या और एक साइड में दिखाएंगे आय। तो यहाँ हम जनसंख्या को दिखा देते हैं। यहाँ 10, 20, 30, 40 तो यहाँ कर देते हैं 50। इन सभी के बीच में अंतर समान होना चाहिए, क्योंकि हमने 10-10 का अंतर लिया है। तो ये जब भी डायग्राम बनाओ तो अंतर समान लेना है। हाईएस्ट हमारी जनसंख्या थी वो थी 15,000, तो हम यहाँ 3-3 हज़ार के अंतर से ले सकते हैं। यहाँ 3,000, यहाँ समान अंतर करते हुए हम बढ़ाएंगे 6,000, यहाँ 9,000 और यहाँ 12,000 और यहाँ दिखाएंगे हम 15,000। तो इस तरीके से हमने आय भी लिख ली है। अब हम इसमें दिखाएंगे 10,000 की जब जनसंख्या थी तो हमने आय यहाँ कितनी दिखाई थी, हमने 10,000 दिखाई थी। तो इस तरीके से 10 के ऊपर और 9 के ऊपर यहाँ थोड़ा सा यहाँ लेंगे, ये लगभग 10,000 के आसपास है। तो यहाँ एक बिंदु बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद में 20,000 पे हमने जनसंख्या करी थी 12,000, तो इस तरीके से 20 के ऊपर और 12 के सामने एक बिंदु बनाएंगे। और 30 पे जनसंख्या थी वो थी 15,000, तो 30 के ऊपर और 15 के सामने इस तरीके से एक बिंदु बनाएंगे। उसके बाद में 40 पे 12,000 और 50 पे 10,000। तो इस तरीके से ये सभी बिंदु बनाए। अब इन सभी बिंदुओं को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो इधर सबसे पहले हम जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट गया है उसको नीचे मिलाते हैं यूं दोनों साइड में। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये क्या है, अधिकतम जनसंख्या का है। और इन सभी बिंदुओं को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो इस तरीके से
सभी को हमने मिला दिया है और इस वक्र को नाम देंगे पॉपुलेशन कर्व, जनसंख्या कर्व, जो कि इन सभी बिंदुओं को मिलाने से इन सभी बिंदुओं को नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। इन सभी बिंदुओं पे आप देख रहे हैं कि जनसंख्या की स्थिति अलग अलग तरीके से दर्शाई गई है। तो आप इधर इस साइड मिलाओगे तो भी आप बता सकते हो कि जैसे कि इसको यदि देखें कि 10 पे कितना है तो इधर मिला है तो ये कितना होता है, ये होता है यहाँ 10,000 के आसपास हमने मिलाया इसको ऊपर, और यहाँ 20,000 पे आप इधर देखो इधर मिलाए तो कितना होता है 12,000 होता है। लेकिन सभी मिलाओगे तो फिर थोड़ा सा अलग ज़्यादा दिखने लग जाएगा, इसलिए हाईएस्ट वाली जगह को केवल मिलाना है दोनों साइड में, और हाईएस्ट वाली जगह है उसको लिखेंगे अनुकूलतम जनसंख्या सी बिंदु पे, और यहाँ जनाभाव की स्थिति है और यहाँ जनाधिक्य, यहाँ जनसंख्या आधिक्य है। तो इस तरीके से यहाँ दिखाया जा सकता है कि कहाँ जनाधिक्य, कहाँ जनाभाव और किस तरीके की कंडीशंस है। तो इसमें सारी चीज़ें आ गई है और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार सी बिंदु से पीछे जनाभाव की स्थिति, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे से प्रयोग होना चाहिए जिससे कि प्रति व्यक्ति आय बढ़े, यहाँ जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है। ये अनुकूलतम जनसंख्या है जहाँ हम दिखाया कि 30 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इस तरीके से इस सिद्धांत के अनुसार यही है इसका मतलब कि जहाँ प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक हो वो जनसंख्या क्या होती है, वो आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या होती है। और आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या जिस देश को प्राप्ति है वो देश है प्रोग्रेस में होता है, अच्छी ग्रोथ कर रहा होता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय लोगों की जहाँ अधिक होगी तो वो देश कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ करने वाला ही होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।